हेलो एवरीवन। अब आरबीआई के दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कुछ ऐसे स्टेप तो देख लिए जिसकी मदद से आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। लेकिन दुनिया में और हिंदुस्तान के सामने साल 2020 में एक परिस्थिति आई थी, महामारी की फॉर्म में कोविड-19 की सिचुएशन। उस टाइम पर आरबीआई ने क्या क्या मेजर मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई थी और दुनिया के दूसरे विभिन्न कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स की क्या अप्रोच थी, उसको हम देखते हैं। कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, राइटर आपको इंट्रोडक्शन में यहाँ पर ये बता रहे हैं, इसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और पूरी मार्केट जो है वो हिल गई थी, चरमरा गई थी। इस क्राइसिस से डील करने के लिए विभिन्न देश की सरकारें और उन देश के जो सेंट्रल बैंक्स थे पूरी दुनिया में, उन्होंने बड़े सारे गवर्नमेंट जो थी उन्होंने फिस्कल पॉलिसी मेजर्स लिए और जो सेंट्रल बैंक थे उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स लिए। बड़े सारे स्टिमुलस पैकेज को भी अनाउंस करा गया जिसकी वजह से जो आम जीवन है आम लोगों का वो प्रभावित ना हो, जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित ना हो और लोगों का बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कैसे भी करके मुश्किल हालातों में, मुश्किल दौरों में उसको संभाला जा सके। इस चीज़ का प्रयास विभिन्न देश की सरकारें और सेंट्रल बैंक कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग फिस्कल पॉलिसी को तो नहीं लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को बारीकी से देखेंगे और सबसे पहले बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान में क्या कदम लिए गए हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने ये कोविड-19 का ही दौर था जब रेपो रेट का एक वर्जन, एडवांस वर्जन, लॉन्ग टर्म रेपो रेट और जो उसका सुपर एडवांस वर्जन होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन, इसको लॉन्च करा। TLTRO याद है, इसको लॉन्च करा। एक बार के लिए मैं आपको यहां से अगर बताऊं, TLTRO जो है वो आरबीआई ने लॉन्च करा था। ये LTRO से कैसे डिफरेंट था, यहां पर आपको पता है कि एक टारगेटेड सेगमेंट के लिए लोन्स जो हैं वो आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड करे गए लंबे समय के लिए, है ना। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को बेसिकली जो लोन ग्रांट करा गया, स्पेसिफिक सिक्योरिटीज उनको यहाँ पर रखनी थी एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंतर्गत और उनको फिर लोन इशू करा गया। अगर वो स्पेसिफिक जिस पर्पस के लिए लोन मांग रहे हैं अगर उससे अवॉइड नहीं करेंगे वो, तो उन पर पीनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रखा गया था, विच वॉज हायर देन द प्रिवेलिंग रेपो रेट एट दैट टाइम। और पहला ऑक्शन जो हुआ था इसका 25,000 करोड़ का हुआ था जो कि आरबीआई ने करा था 2020 में, और यही थी वो कोविड-19 की सिचुएशन। अब चलते हैं यहाँ पर। आरबीआई ने जब ये TLTRO लॉन्च करा कोविड-19 के टाइम पर, इट अलाउड रीपर्चेज एग्रीमेंट्स ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड अनदर डेट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आरबीआई ने इनके ऊपर रेपो रेट्स बेसिकली अनाउंस करे। इसका मतलब क्या था, अगर बैंक आरबीआई के पास, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास हरनीत इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बॉन्ड लेकर आते हैं तो उनको लोन मिल जाएगा क्या श्रेया? मिल जाएगा। कमर्शियल पेपर लेकर आते हैं तो मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लेकर आते हैं तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। और क्या ये लोन शॉर्ट टर्म का होगा कि लॉन्ग टर्म का होगा? लॉन्ग टर्म का, क्योंकि पता नहीं था ना कि कब तक सिचुएशन चले, क्या चले। बैंक को तो सरवाइव करना और करवाना आरबीआई के लिए एक चुनौतीपूर्ण टास्क था ना। इट वॉज अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर आरबीआई। बैंक्स वरना फॉल्टर कर जाते, है ना श्रेय, और बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाती। और हम जानते हैं कि एक भी सिंगल बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स करने का मतलब क्या होता है? बैंकिंग बिहेवियर लोगों का चरमरा जाना। आरबीआई ने अपनी लैंडिंग फैसिलिटी जो थी राज्य की सरकारों के लिए, इसको भी इंक्रीज करा एंड इट रेज द एबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू ओवरड्राफ्ट इन अप्रैल 2020। ये लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में करा गया था। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जितना लोन दिया गया या जितना आप लोन पाने के केपेबल हो, आप क्या कर सकते हो, उससे ज़्यादा ले सकते हो। अच्छा, राज्य की सरकारें क्या रखती हैं आरबीआई के पास? क्या होता है उनका इंस्ट्रूमेंट लोन उठाने के लिए?
क्या कहते हो सिक्योरिटी को? हाँ मतलब ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई बेसिकली वो करता है ना, तो कुछ ना कुछ तो वो करता ही है। स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू करते हैं फिर, वो जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई आपस में ट्रांजैक्शन करके फिर ये करता है, सिक्योरिटीज को लोन देता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट डेवलपमेंट बिल्स। आरबीआई ने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटीज को भी एक्सटेंड करा था नेशनल लेवल पे जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके लिए, जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में नाबार्ड के लिए, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट सिडबी के लिए, और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए। आरबीआई ने सभी बैंकों के अलाउ करा था टू परमिट 3 month डेफरमेंट ऑफ पेमेंट फॉर लोन्स। 3 महीने तक जो लोन्स हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी मत मांगो। विंडो मिल गई थी एक सबको। 27 मार्च 2020 को इसने ऐसा करा, जो कि बाद में एक्सटेंड हो गया था टिल 31 अगस्त 2020। 17 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने क्या करा था, आरबीआई ने एसेट्स को क्लासिफाई करा, जिन एसेट्स को क्लासिफाई करा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्लासिफाई जब करा जाता है ना, तो आपके पास एक नोटिस आता है बैंक का कि आपकी प्रॉपर्टी या जो भी आपने जिसके पेपर रख के लोन लिया था वो एनपीए बन गया है। अब आपके पास किस्त भरने की इतनी डेडलाइन है, लेकिन ये जो किस्त जो लोगों को भरनी थी, लोगों के पास पैसा तो था नहीं, जॉब चली गई थी, मरने जीने के हालात थे, बद से बदतर होते जा रहे थे। तो ये जो आरबीआई ने बैंकों को बोलकर एक जो विंडो दी राहत की कि अभी छोड़ दो, बाद में इनको देख लेना, तो वो आरबीआई ने इस राहत की विंडो को बोला जाता है, जो कि मार्च 1 से लेकर 31 मई तक दी, इसको बोला जाता है आरबीआई ने ग्रांट करा मोराटोरियम। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वेव के टाइम पर था। सेकेंड वेव के टाइम पर राहत के कुछ बहुत स्पेशल पैकेज ऐसे कुछ भी नहीं आए। स्कूल तक की फीस माफ हुई थी क्या आज मैं बताओ? नहीं। और सबको देख के चलना था, वो समझ में आता है, लेकिन लोगों के पास तो जॉब वगैरह कुछ भी नहीं रह गया था। ऐसे हालात, मतलब अब देखो, आप सब लोग सारी चीज़ें तो जानते ही हो, कुछ डिस्कस करने वाली इसके अंदर तो बात है नहीं। एंड भगवान ना करे ऐसा कोई मंजर हमारे सामने कभी जीते जी दोबारा लौट कर आए, लेकिन ऐसे हालात आशिमा आप सब लोगों ने अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ सुना ही होंगे कि छोटे बच्चे एक बच्चा है 5 साल का, 6 साल का, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे, उनके मम्मी भी नहीं रही और पापा भी नहीं रहे, है ना। और उस टाइम पर ये ऊपर से फाइनेंशियल क्रंच और फाइनेंशियल क्राइसिस, कई लोगों ने आत्महत्या भी करी। ये तो हो गई हिंदुस्तान की कहानी। यूके में क्या चल रहा था? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या करा? एज अ रिस्पॉन्स टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मनी मार्केट्स, यूके और ग्लोबल लेवल पर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक कंटिजेंट टर्म रेपो फैसिलिटी एक्टिवेट करी। क्या ये उनके देश का है, हमें नहीं जानना है, लेकिन ये मतलब इसको डिटेल में नहीं जानना है। एन एडिशनल 3 month रेपो ऑपरेशन ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग मंथ। अगर रेपो ऑपरेशन एडिशनल 3 month का अगर दे दिया तो इसके तहत मतलब क्या करा होगा यहाँ के बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने। रेपो में क्या होता है बताओ? रेपो रेट में क्या होता है? लोन प्रोवाइड करा जाता है। और बैंक क्या रखते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास? सिक्योरिटी। यहाँ पर ये बोला गया आपने जितनी सिक्योरिटी रखी हुई है उसके ऊपर एडिशनल लोन और ले जाओ थोड़ा सा अपने आप को चलाने के लिए। कंटिजेंट टर्म रेपो फैसिलिटी एक लिक्विडिटी इंश्योरेंस टूल था दैट अलाउड पार्टिसिपेंट्स टू बोरो सेंट्रल बैंक रिजर्व कैश, सारी मेजर करेंसीज के अंदर जहाँ जहाँ वो डीलिंग होती है, और आप लेस लिक्विड जो एसेट्स हैं, जो कोलेट्रल है आपके पास, वो आप हमारे पास लेकर आओ और एडिशनल फंड ले जाओ। कंटिजेंट टर्म रेपो फैसिलिटी ये स्टैब्लिश करी गई थी 2014 में इंग्लैंड में।
और पहले वहां पर चलता था एक्सटेंडिंग कोलेट्रल टर्म रेपो फैसिलिटी, और जब ये आया तब इसके क्लॉज में ये बोला गया था दैट इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय बैंक ऑफ इंग्लैंड। कभी भी कोई मार्केट वाइड इवेंट हो, स्ट्रेस हो मार्केट को, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए लॉन्च करा जा सकता है। आपको बस ये याद रखना है, हिंदुस्तान के अंदर राहत की सांस लेने के लिए आरबीआई ने क्या लॉन्च करा था? TLTRO। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या लॉन्च करा? CTRF, कंटिजेंट टर्म रेपो फैसिलिटी। क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये नहीं जानना आपको। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, यूरोपियन यूनियन का ECB ने क्या करा? इन्होंने अनाउंस करा पेंडेमिक इमरजेंसी परचेज प्रोग्राम PEPP एज अ नॉन स्टैंडर्ड मॉनेटरी पॉलिसी मेजर मार्च 2020 में, ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है उसके रिस्क को, मतलब वही फाइनेंशियल सिचुएशन वगैरह को बद से बदतर होने से रोका जा सके। और अब जो यूरो एरिया है, यूरो एरिया मतलब बेसिकली कि अब ये करेंसीज की सर्कुलेशन का, लोन्स का, ये सब होगा क्या? क्योंकि बात जब यूरोपियन यूनियन की आती है तो आपको पता है ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज प्रभावित जो होती हैं इससे। तो ये एक टेम्पररी एसेट परचेज प्रोग्राम था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटीज़ का, जहाँ पर बोरिंग कॉस्ट को कम करने की बात करी थी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले लोगों को। यूरो एरिया मतलब बेसिकली किसको बोला जा रहा है? जो भी नेशंस इसके पार्ट है यूरोपियन यूनियन के, ठीक है। यूरो एरिया में परेशान मत होना कि ये क्या है। ECB ने 12 मार्च में, मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 12 मार्च 2020 को क्या करा था? इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया था, लोन लेने की रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो होती हैं उनको आसान कर दिया था। और इसने एक प्रोग्राम जो है लॉन्ग टर्म लोन्स को पाने के लिए बैंक से ये लगातार वो रहे, उसका फेज 3 लॉन्च कर दिया था, टारगेटेड लॉन्गर टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशंस। वही है, कुछ नहीं है, जैसे हमारा ये था TLTRO, जैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड का था CTRF, ऐसी है। 30 अप्रैल 2020 को इट अनाउंस अ न्यू सीरीज ऑफ लॉन्गर टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशंस कॉल्ड पेंडेमिक इमरजेंसी लॉन्गर टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशंस, पेल्ट्रो, ताकि एडिशनल लैंडिंग लिक्विडिटी दी जा सके, पैसा दिया जा सके और क्रेडिट को फर्दर बूस्ट करा जा सके, इकोनॉमी की साइकिल नहीं रोके, उसका पहिया ना रोके। तो आपको बस इतना जानना है, TLTRO 3 ये यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम था, PEP यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम था, पेंडेमिक इमरजेंसी परचेज प्रोग्राम, CTRF बैंक ऑफ इंग्लैंड का, TLTRO RBI का इंडिया में। कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, स्टेट गवर्नमेंट एक अपना कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं एक बफर के तौर पर अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट की क्या लायबिलिटीज होती हैं? अगेन जब ये पैसा वैसा उठाए तो वापस नहीं देना क्या? इनिशियली इट वॉज सेटअप इन 1999 to 2000 बाय द आरबीआई। ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन आती है राज्य की सरकारों से। उनका जो आउटस्टैंडिंग मार्केट लोन होता है हर साल, मतलब जितना रह गया है, उसका 1 to 3% इस फंड में आता है। इस फंड को एडमिनिस्टर कौन करता है? सेंट्रल अकाउंट सेक्शन आरबीआई का, जो कि नागपुर में लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है ये। और नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। 12th फाइनेंस कमीशन जो थी, अभी कौन सी फाइनेंस कमीशन चल रही है? हाँ बोलो बोलो श्रेया, सही बोल रहे हो। कौन सी? 15 है ना। डरने की क्या बात है? गलत हो गया तो चाटा लगवा दूंगा, ठीक है। 12th फाइनेंस कमीशन 2005 से 2010 तक 5 ईयर का टेन्योर रहता है ना, ठीक है। इसने रिकमेंड करा था कि सभी राज्यों के पास एक सिंकिंग फंड होना चाहिए, रिकमेंड करा था आपको। अच्छा, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग होती हैं क्या? नहीं, लेकिन उसको ना मानना सरकारों के लिए बेइज्जती वाली बात होती है।
बिल्कुल। फाइनेंस कमीशन का बोला था इस तरह के जो फंड्स हैं दे शुड बी मेंटेन्ड आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स एंड द पब्लिक अकाउंट। अलग से इसके अंदर पैसा रखो। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया और राज्य की सरकारों के ऊपर जब ये स्ट्रेस बढ़ा फाइनेंसिस का, आरबीआई ने कुछ रूल्स जो थे वो रिलैक्स करे कि कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में से पैसा विड्रॉ करके यूज कर लो, अपने राज्य को बचा लो। स्टेट्स को यह अलाउ करा गया टू बोरो मोर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, और उनके पास लगभग इससे 13,300 करोड़ रुपए आ गए थे। ये कोविड-19 के टाइम पर ये मतलब विड्रॉल ऑप्शन थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल करा गया था। लेकिन अभी ये फंड कोलैप्स कर गया क्या? नहीं, फिर से इसमें पैसा डालना है। और ये पैसा किसके पास रखते हैं राज्य की सरकार ये फंड मेंटेन करके? आरबीआई के पास, कि तुम्हारी जितनी भी लाइबिलिटीज रह गई हैं तुम इसमें पैसा डालते रहो, कल को तुम उन लाइबिलिटीज को पूरा ना कर पाए तो यहाँ से पैसा निकाल कर पूरा कर लिया जाएगा। अल्टीमेटली इसमें किसकी भलाई है? राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चलती रहेगी, चरमराएगी नहीं, है ना? वरना फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब कर सकते हैं राज्य अपने। और सीएम तो आप जानते ही हो मयूर कितने एजुकेटेड होते हैं ना। पैंडेमिक रिस्क पूल, इंश्योरेंस एंड आईआरडीए की फुल फॉर्म दोस्तों होती है इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। 2020 में कोविड-19 के टाइम पर, नाम से पता लग रहा है, हेडिंग पेंडेमिक रिस्क पूल, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर सुरेश माथुर। ये क्वेश्चन आ सकता है, पेंडेमिक रिस्क पूल कोविड-19 के टाइम पर किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? मिस्टर सुरेश माथुर। एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करा गया था, इंडियन पेंडेमिक रिस्क पूल। क्या था ये? इस सिस्टम के अंतर्गत अ पूल इज टू बी क्रिएटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि देख रहे ना, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेसिकली ये बनाया था। इसमें ये बोला गया एक सिस्टम बनेगा जहां पर इंश्योरेंस कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और वो कुछ मनी कंट्रीब्यूट करेंगी। कल को अगर आपातकालीन की कोई भी स्थिति होती है, लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, पैंडेमिक लाइक कोविड-19, उनको इन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से रिस्क से प्रोटेक्शन मिल सके। इस वर्किंग ग्रुप ने सुरेश माथुर जी की अध्यक्षता में ये बोला, ये सजेस्ट करा कि ये जो पैंडेमिक पूल है, इट में इन इट्स स्टार्टिंग पीरियड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कवर द सैलरी ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एम्प्लॉयज जो हैं, पहले उसके लिए यूज़ कर लो। बनाया किसके लिए किया था? वैसे क्या बोला गया था कि जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होंगे लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह, उनसे इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाएगा। पैसा अगर आप इसके अंदर डालते रहोगे उस टाइम पर काम आएगा। लेकिन अभी चुनौती क्या थी कि जो MSME एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को इससे देते रहो। इस पूल को एडमिनिस्टर कौन करता है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि न्यूक्लियर रिस्क पूल को भी एडमिनिस्टर करती है हमारे देश में, और टेररिज्म रिस्क पूल को भी एडमिनिस्टर करती है। तो ये पैंडेमिक रिस्क पूल चल रहा है कि खत्म हो गया? चल रहा है यार, खत्म हो गया। मतलब कोविड चला गया तो भूल जाओ। पहली बात है कोविड के टाइम पर बना था, लेकिन यहाँ पर पैंडेमिक का मतलब सिर्फ कोविड-19 नहीं है ना। फ्यूचर में कोई भी प्राकृतिक आपदा वगैरह जो भी आती है, अगर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर पैसा वगैरह डालती रहे तो क्लेम करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि ये पता है क्यों करा गया था यार? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये देखा था, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने इंश्योरेंस क्लेम करे थे, इंश्योरेंस कंपनी चरमरा गई थी।
और फिर किस किस से बोलते फिरोगे ये कवर नहीं है वो कवर नहीं है, लोग फिर भरोसा करेंगे क्या? इंश्योरेंस कंपनी का अंत आ चुका था। तो IRDAI ने बेसिकली मयूर उनको ये बोला कि देखो भाई फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा अगर हो ना, तुम पहले से ही जगह पर पैसा डाल डाल के रखो कि कल को अगर एकदम से कोई क्लेम करने वाले आ जाए ना एकदम से, तो तुम उनको निकाल के दे सको यहाँ से। उन्होंने कहा सर जी अकल आ गई, सेविंग हमारे पास थी नहीं, हमें नहीं पता था कि एक साथ इतने सारे लोग पैसे के लिए आ जाएंगे। बैंकों की भी तो शरह यही हालत हुई थी। हम क्या पढ़ते हैं डिमांड लाइबिलिटीज़ में कि ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ सारे के सारे लोग अपने पैसे को निकालने आ जाए। लोगों ने सोचा भाई पता है नहीं कि आज यहाँ सो रहे हैं कल को क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, घर में सो रहे हैं क्या एकदम से क्या हालात हो जाए, पैसा वैसा निकालो अपना आराम से रहो। और मयूर आपको तो पता होगा कई लोग मतलब आज भी जैसे जो उस टाइम पर मतलब जो दिल्ली विल्ली छोड़कर जो चले गए थे गांव वगैरह में जाकर रहने लग गए, उन्होंने तो ज़िंदगी का सबक ले लिया, वो तो वापस आने को तैयार ही नहीं है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बताने को। कुछ सेक्शन हैं हमारे देश में ऐसे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, जीवन का तो भाई एक ही चीज़ है, खाओ पियो और सो जाओ बस, और जितना बेसिक कमाना उतना कमाओ बस। कई लोगों को बहुत तरह के झटके लगे हैं, हाँ उभर नहीं पाए कई लोग, और उनका देखो जिन्होंने अपनों को खोया है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।